Hello everyone, I welcome you once again to the YouTube channel. Myself रजनीश कुमार. आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 3 है साइंस का, एंड दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, इसका हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं. पिछले वीडियो में हमने इसी चैप्टर का जो पूरा चैप्टर का ओवरव्यू है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो हमने एक बार ब्रीफ में देखा था. तो अब हम इस चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में करने जा रहे हैं. क्लियर है? आई होप पीछे वाला चीज आपने समझ लिया होगा अच्छे से पूरा देख करके. चलिए तो हम बढ़ते हैं चैप्टर की ओर. ओके जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स दैट मेक देम पॉपुलर. क्या गुण होते हैं प्लास्टिक्स के अंदर जिसके कारण वो सभी लोगों में इतने पॉपुलर है, उनके वाइड वैरायटी ऑफ यूजेस हैं. तो कौन से उनके प्रॉपर्टीज उनको इतना यूजफुल बनाते हैं? ठीक है, सो फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स दैट मेक देम सो यूजफुल. इतने लाभकारी, इतने यूजफुल क्यों है? वो नीचे दी गई प्रॉपर्टीज के कारण है. तो सबसे पहला देखेंगे क्या है? लाइट वेट. लाइट वेट मतलब हल्के उठाने में, इधर से उधर हम आराम से शिफ्ट कर सकते हैं अगर फर्नीचर वगैरह प्लास्टिक का बना हो. ठीक है, उठाने में जोर नहीं आएगा. एंड कैन बी मेड इन वेरियस कलर्स. बहुत सारे अट्रैक्टिव कलर्स में इनको बनाया जा सकता है. क्लियर है? जबकि मेटल्स होते हैं उनके बहुत सारे कलर नहीं होते, धातु का जो फर्नीचर होता है, जबकि ये किसी भी कलर में बनाए जा सकते हैं. सेकंड नंबर क्या पॉइंट है? रेजिस्टेंट टू करोजन और डिके. सड़ते नहीं है, जंग नहीं लगती, केमिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो ये सड़ते नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं. ठीक है कि नहीं? क्या अगला क्या है? दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. इसका मतलब वो बहुत ज्यादा वजन झेल सकते हैं, इजीली टूटते फूटते नहीं है, स्ट्रांग होते हैं, खिंचाव झेलने की क्षमता उनमें बहुत ज्यादा होती है. ठीक है कि नहीं? अगर एक नायलॉन की रस्सी ले ले तो वो रस्सी स्टील से भी बहुत ज्यादा मजबूत होती है, बहुत ज्यादा वजन वो झेल सकती है टूटने से पहले. क्लियर है? तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है खिंचाव झेलने की क्षमता, तो इसके कारण इनको बहुत ज्यादा फेवर किया जाता है. देन रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ इंसेक्ट्स. कीड़े मकोड़े काटते नहीं, खाते नहीं, इनको नष्ट नहीं करते. अब जैसे मान लो हमारे नेचुरल फाइबर्स वगैरह होते हैं ना, बोरी हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया, उनको कीड़े खा जाते हैं, सिल्क. जबकि ये जो प्लास्टिक मटेरियल है या सिंथेटिक फाइबर्स है, इनको कीड़े मकोड़े कुछ नहीं इनका बिगाड़ सकते. रेजिस्टेंट है ये, समझ में आ गया? प्रतिरोध इनमें बहुत ज्यादा होता है. देन पेस्ट. पेस्ट भी वही होते हैं जो हानि पहुंचाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो से लकड़ी है, लकड़ी को दीमक खा जाती है, तो इनको दीमक भी नष्ट नहीं कर सकती प्लास्टिक्स को. ठीक है? मौत, इंसेक्ट्स, बड़े इंसेक्ट्स जो होते हैं, उड़ने वाले जो होते हैं ना, मौत, तो ये सारी चीजें मिलके क्या है? प्लास्टिक्स का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है. ठीक है? देन उसके बाद और भी है कुछ प्रॉपर्टीज हमारी. अगला क्या है हमारा? टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड केमिकल रेजिस्टेंट. मतलब ये क्या है? ना तो तापमान बहुत ज्यादा कम ज्यादा होने से प्रभावित होते हैं, मॉइस्चर, नमी का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, नमी से खराब नहीं होते, और केमिकल रेजिस्टेंट भी है. और क्या है? ये है कई केमिकल्स, एसिड्स हो गए, बेसिस हो गए, पानी, इन सब का कोई रिएक्शन नहीं होता. ठीक है कि नहीं? क्या तो ये टिकाऊ है. हेंस दे हैव ए लॉन्गर लाइफ एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स. तो नेचुरल फाइबर जो होते हैं उसके मुकाबले जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं और प्लास्टिक्स, उनकी जो लाइफ है कहीं अधिक है. एक बार खरीदा, लंबे समय तक ये खराब नहीं होते, लंबे चलते हैं. ठीक है? उसके बाद क्या है? बहुत सारे प्लास्टिक्स जो हमारे वो इंसुलेटर होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी. समझ में आ गया? ना तो हीट को कंडक्ट करते हैं वो, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे चालक होते हैं. और इसी कारण से इससे हम कई प्रकार के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उनकी बॉडी बनाते हैं. जैसे प्रेस हो गया हमारा, कपड़े प्रेस करते हैं ना, इलेक्ट्रिक आयरन, उसका हैंडल हम प्लास्टिक का बनाते हैं, बैकलाइट का, जिससे कि हमको ना तो बिजली का झटका लगे और ना ही वो गर्म हो. इसी प्रकार से हमारा प्रेशर कुकर है, खाना पकाने के बहुत सारे बर्तन होते हैं, फ्राइंग पैन वगैरह होते हैं, तवा होता है, उनके जो हैंडल्स होते हैं इसी प्रकार के प्लास्टिक के बनाए जाते हैं. बैकलाइट जो कि क्या है? ना तो हीट को कैरी करता है, और क्या हमारे हाथ को गर्म नहीं लगता अगर हम उनको छू लेते हैं उन हैंडल से. समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल्स बनाए जाते हैं. तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स हैं ये प्लास्टिक्स. देन दे कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप. इनको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है. दे कैन बी गिवन ऑलमोस्ट एनी शेप. ठीक है? गर्म करके सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर किसी भी शेप में उनको ढाला जा सकता है. तो इन्हीं प्रॉपर्टीज के कारण हमारे जो डे टू डे लाइफ में इनका बहुत ज्यादा यूज होता है, और ये एक तरह से हमारे जीवन को इन्होंने बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, सुगम और आसान बना दिया हमारे काम को प्लास्टिक्स ने. ठीक है कि नहीं? क्या चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. ओके जी, ये वैसे आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन मैंने एक्स्ट्रा डाला है. व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स यूज्ड टू मेक प्लास्टिक आइटम. जो भी प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, किन तरीकों से बनाए जाते हैं? तो बेसिकली ये जो हमारे 5 तरीके हैं इनसे बनाए जाते हैं. पहला है मोल्डिंग, सेकंड है कास्टिंग, देन लैमिनेटिंग, देन एक्सट्रूजन एंड कैलेंडरिंग. सबका मतलब ब्रीफ में समझा देता हूं मैं आपको. मोल्डिंग, मोल्डिंग का मतलब होता है
किसी भी ऑब्जेक्ट का सांचा तैयार करना, ठीक है। और कास्टिंग मतलब होता है सांचे में अंदर जो भी प्लास्टिक मटेरियल पिघला के फिल करके ऑब्जेक्ट तैयार करना। तो ये दोनों, इसके बाद ये प्रोसेस होता है, समझ में आया क्या? तो एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं, आपको मोल्डिंग कास्टिंग दोनों का फर्क समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए मान लो मुझे एक प्लास्टिक की मूर्ति बनानी है कोई, ठीक है। तो मूर्ति बनाने के लिए मैंने पहले तो एक मूर्ति का क्या सांचा तैयार किया, तो मैं पतला प्लास्टिक का कोई उसका सांचा तैयार कर लूंगा और उसमें फिर और ज्यादा प्लास्टिक या कोई भी चीज लिक्विफाइड फॉर्म में भर करके ऑयल लगा के या क्या है जो चिकनाई वाली चीज लगा करके उसके अंदर क्या हम प्लास्टिक मेटल भर देंगे, तो उसके अंदर से उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो फिर ये कास्टिंग तरीका कहलाता है। एक छोटा एग्जांपल और ले सकते हैं, आपने देखा होगा हम घरों में मिठाई बनाते हैं, गुजिया बनाते हैं, ध्यान होगा आपको, ठीक है। तो उसका सांचा आता है प्लास्टिक का या पीतल का सांचा आता है, ठीक है कि नहीं क्या? तो उस सांचे को तैयार करने का तरीका तो है मोल्डिंग, तो अंदर से खोखला होगा वो, ठीक है। और मान लीजिए कास्टिंग का मतलब क्या होगा, उसी सांचे में सपोज हमने क्या है बेल के जो होता है ना मैदा की चपाती सी पतली सी वो रख दी, फिर उसके अंदर उसका जो मसाला वगैरह जो भी हमने बनाया है मावा खोआ को मिला करके वो भर दिया, और फिर उसको जब हम बंद करके सील कर देते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट जो हो गया निकल के आएगा वो कास्टिंग हो गया। तो मोल्डिंग मतलब सांचा तैयार करना और सांचे के अंदर प्लास्टिक मेटल भर के फाइनल फिनिश्ड ऑब्जेक्ट बाहर निकालना, दैट इज कास्टिंग। क्लियर है? लेमिनेटिंग होता है, लेमिनेट मतलब होता है, लेमिना होता है परत, शीट। तो जैसे हमारे वीनियर नहीं होते या हमारे जो ये क्या होती है हमारी प्लाईवुड वगैरह होती हैं, इनके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग कर देते हैं हम, ठीक है। तो इसको लैमिनेट्स बोलते हैं, समझेगा? आप जो प्लास्टिक कोटिंग कराते हो जैसे आईडी कार्ड वगैरह हो गया, ये भी लैमिनेटिंग की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। कार और बसेस वगैरह इनके जो शीशे आते हैं वो भी अंदर प्लास्टिक होता है, फिर बाहर से कांच लगा दिया जाता है, ये लैमिनेट्स की कैटेगरी में आ गया, ठीक है कि नहीं क्या? हमारा जो सनमाइक है वो भी लैमिनेट्स ही होता है, ठीक है। तो सनमाइक एक तरह का प्लास्टिक है, वो हल्की लकड़ी बहुत ही बारीक है, उसके ऊपर लैमिनेशन के माध्यम से ही बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सट्रूजन। इसमें सॉफ्ट प्लास्टिक जो होता है उसको खोखले सिलेंडर्स में से पार करके खींच लिया जाता है और इससे हमारे खोखले पाइप्स या फाइबर्स बनते हैं, रेशे फाइबर बनते हैं प्लास्टिक के, और या फिर क्या बन जाता है इससे पाइप वगैरह जो होते हैं वो एक्सट्रूजन तरीके से बनाए जाते हैं। और कैलेंडरिंग क्या होता है, पतली जो शीट्स होते हैं, रोल्स वगैरह जो होते हैं, जैसे हमारे टैल्क हो गया, कवर चढ़ाने वाले पॉलिथीन पन्नियां वगैरह हो गई, तो जो पतले स्मूथ शीट्स जो भी शीट्स प्लास्टिक होती हैं उसकी सतह को स्मूथ करने के लिए क्या करते हैं, उनको सेट ऑफ रोलर्स होते हैं उनके बीच में से गुजारा जाता है, तो ऊपर से स्मूथ ग्लॉसी लुक आ जाता है, तो ये क्या कहलाता है, कैलेंडरिंग कहलाता है। तो ये 5 मेन तरीके हो गए प्लास्टिक्स को बनाने के फैक्ट्रीज में। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, उनके यूजेस हमको देखने हैं, ठीक है कि नहीं? यूजेस ऑफ नायलॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैब्रिक है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं ये कि नायलॉन जो होता है 2 अलग-अलग 6 कार्बन कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, बहुत लंबी-लंबी दूरी तक इन मोनोमर्स को हम जोड़ देते हैं, तो बड़ा यूनिट जो बनता है, बड़ी चेन जो बनती है, श्रृंखला, उसको पॉलीमर कह देते हैं, ठीक है। तो एक है हमारा हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन और दूसरा एडिपिक एसिड। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाने, नामों को चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सिंपल नायलॉन के हमको यूजेस ही देखना है, आपके लेवल पे इतना ही है, ठीक है। हाई क्लासेस में इनके रिएक्शंस भी देख पाएंगे आप, ठीक है। तो क्या बनाया जाता है ये इनसे, फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स, मछली पकड़ने के जाल इनसे बनते हैं। ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश, हमारा जो टूथब्रश होता है उसके जो रेशे होते हैं ऊपर के ब्रिसल्स जो मुंह में डाल के दांत सफाई के काम आते हैं वो इससे बनते हैं। इवन हमारा हेयर ब्रश के भी ब्रिसल्स बनाए जा सकते हैं, और या फिर हमारा जो बूट ब्रश होता है, जूते का जो ब्रश होता है उसके लिए भी ब्रिसल्स बना सकते हैं। एवरी काइंड ऑफ ब्रश, रोप्स, रस्सियां बनाई जाती है नायलॉन की, ड्रेसेस, कई प्रकार की ड्रेसेस बनती हैं। स्पोर्ट्स वियर जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके वियर वगैरह जो होते हैं, शॉर्ट्स वगैरह हो गए, टी शर्ट्स वगैरह, ये बनाई जाती है नायलॉन की। कारपेट्स, कारपेट्स मतलब गलीचे दरियां वगैरह बनाई जाती है, ठीक है कि नहीं? इसके अलावा टू मेक टेंट्स एंड पैराशूट फैब्रिक, पैराशूट का फैब्रिक बहुत मजबूत होना चाहिए, ऊपर से कूद जाते हैं तो जंप लगाने के बाद में तेज हवा से वो फट ना जाए, तो इसके लिए मजबूत होना चाहिए, तो नायलॉन इसके लिए एक सही मटेरियल है। और टेंट वगैरह भी नायलॉन से बनाए जाते हैं, ठीक है, हवा में इजीली फटते उठते नहीं है और ना उनको दीमक उमक खाती है। देन फॉर मेकिंग मशीन पार्ट्स एंड फायर प्रूफ कर्टेन्स, आपने कई बार देखा होगा कई मशीन्स में कोई छोटे मोटे प्लास्टिक के पार्ट लगे होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड है, आपने इससे जैसे हमारे नायलॉन से ही कई बार ऐसे हार्ड मोती जैसे बना दिए जाते हैं जो दिखने में प्लास्टिक जैसा दिखेगा, तो हमारी जो इमिटेशन ज्वेलरी है वो भी इससे बना दी जाती है। तो मशीन पार्ट्स वगैरह हो गए नायलॉन के। फायर प्रूफ कर्टेन्स, इवन नायलॉन जो होता है वो हम टायर्स वगैरह को रीइंफोर्स करने के लिए भी काम में आता है, जो गाड़ी मोटर के टायर होते हैं ना रबर के, तो रबर के अंदर नायलॉन मिक्स कर दिया जाता है जिससे कि प्रेशर झेले फटे नहीं, तो रेशे रेशे धागे नायलॉन के मिला दिए जाते हैं। ऐसे पर्दे बनाए जाते हैं जो आग ना पकड़े, समझ में आया? तो नायलॉन आग नहीं पकड़ता, इसलिए आग लगेगी तुरंत बुझ जाएगी, उसमें मेल्ट हो जाएगा वो। क्लियर है? तो ये हमारे यूजेस है किसके, नायलॉन के। चलिए अगला हमारा फैब्रिक है पॉलीएस्टर, समझ में आया क्या? इसी पॉलीएस्टर को हम डेक्रॉन के नाम से भी जानते हैं, डेक्रॉन, ठीक है कि नहीं क्या? चलिए तो क्या है इसके यूजेस देख लेते हैं।
या इसी को हम टेरिलिन भी बोलते हैं, ठीक है। सो फॉर मेकिंग ब्लेंडेड फैब्रिक, अच्छा ब्लेंड करना मतलब होता है मिलावट करना, ठीक है। तो हम नॉर्मली कई बार होता है जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं या सिंथेटिक जो फैब्रिक होते हैं वो पहनने के लिए सूटेबल नहीं होता है। आगे हम देखेंगे उनके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो हम क्या करते हैं, जो ये पॉलिस्टर है जिसको हम टेरिलिन भी बोल सकते हैं, टेरिलिन के साथ में अगर थोड़ा सा मान लीजिए कॉटन मिला दिया, कॉटन कपास मिला दिया, तो टेरिकॉट बन गया, मिक्स फैब्रिक हो गया ये। अच्छा टेरिकॉट क्या करता है, अब देखो टेरिलिन जो होता है वो प्योर पॉलिस्टर जो होता है वो हम गर्मियों में पहन नहीं सकते, पसीने आएंगे आर पार हवा नहीं जाती, समझ में आ गया। जबकि कॉटन जो होता है, कॉटन उसकी मेन परेशानी क्या है, ये पसीने को अच्छा सोखता है, जल्दी से लाइट हीट को रिफ्लेक्ट करता है, पहनने में ठंडा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें सलवटें बहुत ज्यादा पड़ती हैं। ये रिंकल फ्री है लेकिन कंफर्टेबल नहीं है गर्मियों के लिए, इसमें रिंकल्स पड़ते हैं लेकिन गर्मियों के लिए कंफर्टेबल। अगर दोनों को मिक्स कर दें तो हमको जो कपड़ा मिलेगा टेरिकॉट, ये गर्मियों में पहनने के लिए सूटेबल भी है और साथ में क्या है इसमें रिंकल्स भी बहुत ज्यादा नहीं पड़ते हैं। तो एक ब्लेंडेड फैब्रिक बना लिया हमने। इसी प्रकार से सर्दियों के लिए हमने टेरिकॉट को मिक्स कर दिया ऊन के साथ में, तो क्या बन गया हमारा टेरिवूल बन गया। तो इसमें गर्माहट भी मिलेगी और सलवटें भी नहीं पड़ेंगी, कीड़ा भी नहीं खाता इसको, समझ में आ गया कि नहीं गया। तो ब्लेंडेड फैब्रिक समझ में आ गया, मिक्स फैब्रिक। तो हम थोड़ा नेचुरल कंटेंट ले लेते हैं, थोड़ा सा सिंथेटिक, दोनों का मिक्स बनाते हैं, तो ये पहनने के लिए सूटेबल कपड़े माने जाते हैं, अलग अलग सीजन में पहनने के लिए उपयुक्त है, ठीक है। उसके बाद कई प्रकार के हम ड्रेसेस बनाते हैं, पैंट्स हो गया, ट्राउजर्स बोल सकते हैं, शर्ट्स हो गया, सूट्स हो गए, पॉलिस्टर से बनते हैं। उसके अलावा फॉर मेकिंग सेल ऑफ बोट, नाव जो होती है, नाव उसको समुद्र में गाइड करने के लिए ऊंचे ऊंचे लकड़ियां बांस के डंडे जो होते हैं पोल्स, उसके ऊपर कपड़ा बांध दिया जाता है, समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो ये जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं जिसमें हवा भर करके उनको गाइड करते हैं, जैसे हमने देखा होगा ना, हवा चलती है तेज और हम अगर छाता खोल लेते हैं तो हवा के उल्ट जिस तरफ हवा चल रही है उस तरफ हमको धक्का लगता है बहुत जोर का। तो बोट्स को भी ऐसे ही प्रोपेल करने के लिए, धक्का मारने के लिए बड़े बड़े कपड़े के सेल्स यूज किए जाते हैं, सेल बोट कहलाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो हिंदी में इनको पाल बोलते हैं, नावों की जो पाल होती है, ठीक है। तो वो सेल्स बनाने के लिए मजबूत कपड़ा चाहिए जिसमें हवा आर पार नहीं हो, तो इसमें हवा भर जाती है तो क्या है, हवा की डायरेक्शन में क्या होता है, सेल जो होता है बोट को प्रोपेल करता है। एक सेल होगा तो सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, और अगर दो तीन सेल हम अलग अलग लगाते हैं तो उनके बीच में एंगल्स को एडजस्ट करके हम बोट को किसी भी दिशा में प्रोपेल कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टू मेक वाटर होजेस, होज का मतलब होता है पाइप, तो गलती से इसको हॉर्स नहीं पढ़ेंगे, घोड़ा नहीं है ये, ठीक है। होज मतलब पाइप। तो जो आग बुझाने के, दमकल की गाड़ी होती है ना आग बुझाने वाली, फायर फाइटिंग के लिए जो रेड कलर की गाड़ी आती है, उसके अंदर बड़े बड़े पाइप होते हैं, मजबूत पाइप होना चाहिए जिसमें प्रेशर से पानी भी जाता हो तो फटे ना हो। तो ऐसे पाइप बनाते हैं पॉलिस्टर से, पतला होता है, फोल्ड हो जाता है और पानी आएगा उसमें प्रेशर से तो क्या होता है वो इजीली फटता नहीं है वो, ठीक है। तो मजबूत पाइप होता है वो, पॉलिस्टर के पाइप बनाए जाते हैं फायर फाइटिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे बेकेलाइट, ये एक प्रकार का प्लास्टिक है जो एक बार अगर हमने सेट कर दिया, बनाने के बाद में शुरू में तो सॉफ्ट होता है लेकिन एक बार उसको मोल्ड कर दिया, सेट कर दिया, हार्ड कर दिया कास्टिंग करने के बाद में, तो दोबारा से इसको गर्म करके सॉफ्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के प्लास्टिक कहलाते हैं थर्मोसेट। आगे देखेंगे क्या कैटेगरी है, ठीक है। चलो, बीइंग हार्ड एंड गुड इंसुलेटर, एक तो ये हार्ड बहुत है, इजीली टूटता नहीं है, और एक अच्छा इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी का। तो इससे क्या बनाए जाते हैं, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड फिटिंग्स, जो भी इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं ना, स्विच बोर्ड में फिटिंग्स वगैरह जो होते हैं, हमारे जो टीवी के, टेलीफोन के कैबिनेट होते हैं, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है, हमारे कुकर के हैंडल वगैरह हो गए, इलेक्ट्रिक आयरन जो बिजली जो प्रेस है उसके हैंडल वगैरह हो गए, तो ये सब चीजें किससे बनाई जाती है, बेकेलाइट से बनाई जाती है। देखा होगा ना कुकर का हैंडल जो काले कलर का होता है वो बेकेलाइट का होता है, तो ना तो हीट को कैरी करता है ना इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है, ठीक है। चलिए फिर क्या, फॉर मेकिंग, ये आ गया ना, फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल मेटल के ऊपर ये लगा देते हैं जिससे कि गर्म ना हो। एंड इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन मतलब प्रेस, इस तरीके जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बनाए जाते हैं, ये ना तो हीट को कैरी करता है ना इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है, ठीक है कि नहीं। ये हो गए यूजेस किसके, बेकेलाइट के, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। चलिए अगला हमारा पॉलीस्टाइरीन, इसी को हम थर्मोकोल के नाम से जानते हैं, सबने देखा होगा, इसके तो यूजेस बहुत भी हैं। चलिए कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसको हम, यूज्ड एज ए पैकेजिंग मटेरियल फॉर डेलिकेट आइटम्स, डेलिकेट जो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं ना जो इजीली खराब हो जाते हैं या जिनको बहुत ज्यादा प्रॉपर केयर के साथ हैंडल करना पड़ता है, डेलिकेट आइटम, ठीक है कि नहीं। जैसे कि टीवी हो गया, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गया, इन सब की पैकिंग जो होती है वो किसके अंदर आती है, थर्मोकोल की पैकिंग के अंदर आता है, जिससे कि क्या है वो शॉक वगैरह एब्जॉर्ब कर जाए, ट्रांसपोर्टेशन में उनको कोई डैमेज नहीं हो। इसी प्रकार से जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उनमें भी क्या करते हैं, हम ये थर्मोकोल यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि भाई शादी समारोह में आइसक्रीम वगैरह का ऑर्डर देते हैं हम, तो वो बहुत बड़ा सारा एक कार्टन सा डब्बा सा लेके आते हैं, थर्मोकोल का ही बना होता है वो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, थर्मोकोल एक बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है, तो आर पार हीट को आने जाने नहीं देता, तो अंदर जो चीज ठंडी रखी है वो लंबे समय तक ठंडी रहेगी। कई कुल्फी बेचने वाले भी ऐसे छोटे छोटे डब्बों को यूज करते हैं रोड साइड पे, ठीक है ना।
कोल्ड स्टोरेज में भी इनको यूज किया जाता है। एंड कई प्रकार के जो टॉयज वगैरह होते हैं उनको भी ये बनाया जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, उसमें दीवारों के बीच में थर्मोकोल यूज किया गया है। तो बहुत तेज हवा भी चलती है ना डेजर्ट में, तो थोड़ा बहुत ये वाइब्रेट भी करता है लेकिन टूटती नहीं, हल्का मटेरियल है थर्मोकोल, कॉम्प्रेस करके बहुत ज्यादा मजबूत बना दिया गया, मोटी मोटी शीट्स, ठीक है कि नहीं क्या, और अंदर से ठंडा रहता है। तो बाहर चाहे डेजर्ट में टेम्परेचर 50 डिग्री हो, अंदर इसके बढ़िया 20, 25, 30 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। इसके अलावा हम थर्मोकोल को अपना शादी समारोह में देखा होगा, डेकोरेशन पर्पसेस के लिए भी खूब यूज करते हैं, साइंस के प्रोजेक्ट वगैरह मॉडल्स वगैरह बनाने हो तो वहां पे भी ले लेते हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजेस हो गए थर्मोकोल के, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, पीवीसी ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा प्लास्टिक है, इससे घर में हमारे बहुत सारे उपकरण वगैरह बनाए जाते हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीजें बनती है। तो पूरा इसका फुल फॉर्म है पॉलीविनिल क्लोराइड। चलिए पहले इसका यूज है फॉर मेकिंग वाटर पाइप्स एंड टैंक्स। हमारे घर के ऊपर जो ओवरहेड टैंक होता है ना, सिंटेक्स वगैरह रखा जाता है, ब्लैक कलर के व्हाइट कलर के जो भी टैंक्स होते हैं हमारे, वो इससे बनाए जाते हैं। आपने खेतों में देखा होगा किसान वगैरह जो सिंचाई करने के लिए ब्लैक ब्लैक कलर की पाइप्स डाल के रखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम में भी जो बड़े बड़े पाइप लगते हैं ब्लैक कलर के शिफ्टेबल पाइप्स, वो पाइप किसके बनते हैं, ये पीवीसी के बनते हैं। उसके वाला हमारे घर में जैसे बिजली फिटिंग वगैरह होती है, उसके जो छोटे पाइप्स आते हैं जिसमें तार डाल के हम घरों में फिटिंग करते हैं ना, कंसील्ड वायरिंग, वो पाइप्स भी किसके आते हैं, पीवीसी के आते हैं। देन अगला फॉर मेकिंग फर्नीचर्स, और कई प्रकार का जो मोल्डेड फर्नीचर है, फॉर एग्जाम्पल टेबल बनाए जाते हैं, चेयर हो गई, स्टूल्स हो गई, तो ये सब किसकी बनाई जाती है, पीवीसी की बनाई जाती है। देन उसके बाद फ्लोरिंग ऑफ हाउस शॉप्स, कई बार दुकानों में देखा होगा पतली सी प्लास्टिक की सी चटाई आती है, वो किसकी होती है, पीवीसी की बनी होती है। ऑफिस में और शॉप वगैरह में बिल्कुल स्मूथ लुक देने के लिए, मान लो नीचे का जो फर्श है वो अच्छा नहीं है, टूटा फूटा, तो उसके ऊपर हम ऐसी क्या पीवीसी की फ्लोरिंग डलवा सकते हैं, प्लास्टिक की आती है बिल्कुल, तो स्मूथ लुक देती है उसको, कई डिजाइन में कलर्स में आ जाती है। फॉर मेकिंग शू सोल, जूते का जो नीचे का सोल है वो पीवीसी का बना दिया जाता है सॉफ्ट, उसको स्पंजी नेचर देने के लिए। रेनकोट वगैरह जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, कपड़ा होता है ना, कपड़ा उसके ऊपर पीवीसी की कोटिंग कर देते हैं जिससे पानी अंदर नहीं आता, ठीक है। उसके अलावा हाउस होल्ड आर्टिकल्स, कई घरेलू चीजें बनाई जाती हैं, बकेट हो गया, मग हो गया, टब्स हो गया, किचन के डब्बे प्लास्टिक्स वगैरह के, ये सारी चीजें पीवीसी से बनाई जाती है। क्लियर है पीवीसी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स है, पहले हमने प्लास्टिक के देखे थे कैरेक्टरिस्टिक जो उनको पॉपुलर बनाते हैं, अब सिंथेटिक फाइबर्स के हमको वो गुण देखने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं जो उनको खूब पॉपुलर बनाते हैं जनता में, ठीक। सो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर का कैरेक्टर क्या है, स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल फाइबर। जो हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं, कॉटन हो गया, जूट हो गया, नारियल का जो कॉयर हो गया, नारियल का जो वो होता है, नारियल के ऊपर जो रेशा होता है, ये सब हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं। सिल्क हो गया, तो इनसे कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं ये सिंथेटिक फाइबर। समझ में आ गया कि नहीं क्या, और लंबे समय तक चलते, फटते नहीं इनसे बने हुए कपड़े अगर हमने ले लिए। देव लस्टर, लस्टर मतलब होता है चमक, शाइन, ये जल्दी से इनका चमक खोती नहीं है, ठीक है। दे डज नॉट, या उनकी जो चमक है ना, शाइन, दैट डज नॉट फेड विद टाइम, समय के साथ उनकी चमक फीकी नहीं पड़ती। समझ में आ गया, तो जल्दी से मन से उतरते नहीं है। और वो जो हमारे नेचुरल फैब्रिक्स होते हैं कॉटन के, हमने खरीदा, कुछ वॉशिंग्स के बाद में उनका कलर फेड हो जाता है, कलर छोड़ देते हैं वो, ठीक है। इजी टू वॉश, धुलाई में आसान है, जल्दी सूख जाते हैं। दे एब्जॉर्ब लिटिल वाटर, पानी बहुत ही कम सोखते हैं, तो इसलिए धोने के बाद में जल्दी से वो सूख जाते हैं। ड्रायर में या फिर सीधा हमने हैंगिंग वायर पे टाक दिया, तुरंत ही पानी झड़ जाता है, ठीक। उसके बाद रिंकल फ्री, इनमें क्या है, इजीली झुर्रियां नहीं पड़ती। समझ में, रिंकल फ्री होते हैं तो प्रेसिंग की बहुत ही कम जरूरत होती है, ना के बराबर, एंड हैंस रिक्वायर नो आयरनिंग, ठीक है, प्रेस करने की आवश्यकता ना के बराबर है। रेजिस्टेंट टू मॉथ्स एंड केमिकल्स, ना तो केमिकल्स का उन पर प्रभाव होता है और ना ही उनका कीड़े मकोड़ों, मॉथ वगैरह जो इंसेक्ट्स उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेस एक्सपेंसिव, सस्ते हैं, महंगे नहीं होते। जो हमारे कॉटन या जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स है उनके मुकाबले जो नेचुरल फाइबर्स है, सिल्क, ये सब काफी महंगे हैं, जबकि काफी सस्ते, पीपल इजीली इनको अफोर्ड कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये थे हमारे सिंथेटिक फाइबर्स के एडवांटेजेस, या क्यों उनको लोग पसंद करते हैं। अब कुछ इनके डिसएडवांटेजेस भी हैं, इनके नुकसान दो ही। क्या नुकसान है देखते हैं। तो राइट एनी टू डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, क्या उनका नुकसान है, क्या कमियां क्या है। तो सबसे पहला कमी क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, ये पसीनों को सोखते नहीं है, तो गर्मियों में पहनने के लिए उपयुक्त बिल्कुल नहीं है। अगर इनको पहन लिया, हवा आर पार नहीं जाएगी, तो पसीना बिल्कुल बह निकलेगा, शरीर से चिपचिप हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो अनकंफर्टेबल महसूस होते हैं, चिपचिप लगेगा, ठीक है ना क्या। सो स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करते, हेंस दे आर नॉट कंफर्टेबल टू वियर इन समर, गर्मियों में पहनने के लिए उपयुक्त नहीं है। उसके बाद क्या है, दे आर हाईली फ्लेमेबल, ये आग पकड़ते हैं, और आग पकड़ने का मेल्ट होकर के शरीर पे ही चिपक जाते हैं। तो कभी भी किचन वगैरह में काम करते वक्त इस प्रकार के सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। समझ में आ गया। सो दे कैच फायर इजीली, तो ये थोड़ा सा डेंजरस मामला है,
आग पकड़ के फिर चमड़ी से चिपक भी जाते हैं। तो कभी भी किचन में काम करते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इस प्रकार के सिंथेटिक फाइबर्स को पहन के किचन में काम नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि किचन में जो काम करते हैं वो एक कॉटन का मोटा सारा और जो एप्रन होता है वो सामने पहनते हैं, जिससे कि क्या उनके जो कपड़े अंदर वाले हैं वो बच जाए, ठीक है, आग पकड़ने से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। ओके, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ब्लेंडेड फैब्रिक क्या होता है, मिलावटी फैब्रिक जिसको मिक्स कर दिया गया सिंथेटिक और नेचुरल को आपस में। तो क्या लिखा है क्वेश्चन 5, ब्लेंडेड फैब्रिक आर बेटर देन सिंथेटिक फैब्रिक्स अलोन। अगर सिंथेटिक फाइबर लिया हमने अकेले, उससे कहीं बेहतर होते हैं मिलावटी फैब्रिक, ब्लेंडेड मतलब सिंथेटिक प्लस नेचुरल। क्या कारण है एक्सप्लेन करना है रीजन के साथ में। चलिए देखते हैं क्या है। ब्लेंडेड फैब्रिक्स आर मेड, कैसे बनाए जाते हैं, बाय मिक्सिंग ए सिंथेटिक फाइबर विद ए नेचुरल फैब्रिक। समझ में आ गया, सिंथेटिक और नेचुरल फैब्रिक्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं अलग अलग रेशियो में। दिस मेक्स देम सुटेबल फॉर वेयरिंग इन डिफरेंट सीजन। तो इस प्रकार से वो अलग अलग सीजन में पहनने के लायक वो बन जाते हैं। समझ में आ गया, एक ही सीजन में नहीं बल्कि अलग अलग सीजन में उनको पहन सकते हैं, ठीक है। और इससे कपड़ा और अट्रैक्टिव भी लगता है। समझ में आ गया, कपड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है, ठीक। चलिए तो एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। टेरिकॉट मैंने बताया था, टेरिलीन पॉलिस्टर और कॉटन को जोड़ के बनाया जाता है। तो टेरिलीन हमारा इसमें सिंथेटिक कंपोनेंट है, कॉटन हमारा नेचुरल कंपोनेंट है, दोनों को मिला करके बना टेरिकॉट, ठीक है। सो ड्यू टू कॉटन कंटेंट, अब क्योंकि इसमें कॉटन मिला हुआ है तो ये गर्मियों में पहनने के लिए सूटेबल है और आसानी से इसमें जो झुर्रियां हैं सलवटें हैं वो नहीं पड़ती, तो प्रेस करना भी कम इसको पड़ता है, ठीक है। चलिए दूसरा टेरिवूल, टेरिवूल में टेरिलीन है सिंथेटिक, ये तो चमक इंपार्ट करता है, और वूल जो नेचुरल फैब्रिक है ये गर्माहट देता है, एयर को ट्रैप करता है, फ्लफीनेस देता है, ठीक है। और वूलन कंटेंट के कारण इट इज कंफर्टेबल टू वेयर इन विंटर, तो सर्दियों में इसको पहन सकते हैं, गर्माहट देगा। समझ में आ गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे ब्लेंडेड फैब्रिक के, क्यों ज्यादा बेहतर है प्रॉपर सिंथेटिक फैब्रिक्स अलोन से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं, और उसको टेबुलर फॉर्म में भी मैं ब्रीफ में बता दूंगा, याद करना इजी रहेगा। डिफरेंस बताना है हमको थर्मोप्लास्टिक्स में और थर्मोसेटिंग में, ठीक है, और एग्जांपल भी देने हैं। चलिए पहले देख लेते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं। अ सब्सटेंस दैट कैन बी रिपीटेडली मोल्डेड, ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको बार बार मोल्ड कर सकते हैं। मोल्डिंग मतलब प्रॉपर सांचे में ढाल सकते हैं उसको, किसी भी शेप में बदल सकते हैं उसको, बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। हीट किया सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा उसकी शेप बदली जा सकती है। ये हम कितने भी बार कर सकते हैं रिपीटेडली। तो इस प्रकार का चीज क्या कहलाता है, थर्मोप्लास्टिक। रीमोल्डिंग बहुत हो सकती है इसमें। एवरी टाइम दे आर हीटेड, जितनी बार उसको गर्म करेंगे ना, दे बिकम सॉफ्ट, मुलायम हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, एंड ऑन कूलिंग दे अगेन सेट एंड बिकम हार्ड, और दोबारा ठंडा करने के उपरांत वापस सेट होके हार्ड बन जाते हैं। एग्जांपल्स क्या है इसके, पीवीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड, अभी देखा था, पॉलीथीन, पन्नी जिसको बोल सकते हैं, कैरी बैग्स बनाए जाते हैं, टेफ्लॉन एंड पॉलीस्टाइरीन। टेफ्लॉन जो होता है इससे हमारे नॉन स्टिक कुकवेयर होता है ना, इसकी कोटिंग बनाई जाती है। घर में देखा होगा जो कढ़ाई तवे वगैरह होते हैं, फ्राइंग पैन होते हैं, उसपे ब्लैक ब्राउन कलर की जो कोटिंग आती है ना, जिससे कि उस पे खाना चिपकता नहीं है, वो टेफ्लॉन होता है, तो वो इससे बनाया जाता है। तो ये सारे सारे क्या एग्जांपल्स हैं, थर्मोप्लास्टिक्स हो गया, ठीक है। इनको कितनी बार भी गर्म करो सॉफ्ट हो जाएंगे, मोल्डिंग बार बार की जा सकती है। चलिए अब थर्मोसेट, सेट का मतलब एक बार फिक्स कर दिया तो फिर उनको दोबारा से हम पिघला नहीं सकते। तो देखो, प्लास्टिक्स विच सॉफ्टन ऑन हीटिंग, एक बार तो सॉफ्ट हो जाते हैं हीट करने पर, बट वंस मोल्डेड, एक बार उनको सांचे में ढाल दिया, शेप दे दी, कैन नॉट बी रिमोल्डेड ऑन हीटिंग अगेन, दोबारा हीट करने पर जल जाएंगे बट रिमोल्डिंग नहीं होगी उनकी, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें क्या कहलाती हैं, थर्मोसेट कहलाते हैं। सेट एक ही बार होते हैं वो, ठीक है। सो ये मेनी टाइम यूज वाले नहीं है, तो कबाड़ी वाले भी इनको लेते नहीं, क्योंकि दोबारा यूज नहीं होते। थर्मोप्लास्टिक को ही वो खरीद के ले जाते हैं, फैक्ट्रीज में दोबारा मोल्डिंग हो जाती है उनकी। सो व्हेन दे आर हीटेड अगेन, दोबारा हीट करने की कोशिश करेंगे, इंस्टेड ऑफ सॉफ्टनिंग, मुलायम या पिघलने के सिवाय, पिघलने के अलावा क्या हो जाते हैं, वो पिघलते नहीं है, जबकि क्या हो जाते हैं वो, दे गेट चार्ड। तो चारिंग होता है जल जाना, बर्निंग, टूट टूट के चूर चूर हो जाएंगे, बट वो पिघलेंगे नहीं। क्लियर है। तो कई बार आपने देखा होगा जो हमारे बिजली के स्विच होते हैं वो बेकेलाइट के बनते हैं, जो कि एक थर्मोसेट है। तो कई बार उसमें स्पार्किंग होती है तो वो स्विच जल के काला हो जाता है, झड़ जाएगा, टुकड़े गिर जाएंगे, पिघलता नहीं है, वो मेल्ट नहीं होता, जल जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब हम देखेंगे कि जो प्लास्टिक्स हैं बहुत ज्यादा यूजफुल तो हैं, बट क्या पर्यावरण पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही है इनका यूज, इनके क्या नुकसान होते हैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक के पर्यावरण के प्रति क्या डिसएडवांटेजेस हैं पर्यावरण के लिए, एंड व्हाट शुड बी डन टू मिनिमाइज देयर यूज, और इनके यूज को कम से कम करने के लिए हमको क्या उपाय उठाने पड़ेंगे, क्या उपाय करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ऑल प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, जितने भी प्लास्टिक मेटेरियल होते हैं ना, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, अर्थात
अगर इनको बेकार होने के बाद में, टूट-फूट होने के बाद में इनको ऐसे ही फेंक दिया जाए मिट्टी में, पर्यावरण में, तो मिट्टी में पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको सड़ा करके, डिकम्पोज़ करके नष्ट नहीं कर सकते। समझ में आ गया? सो हेंस दे आर नॉट डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोब्स इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में माइक्रोब्स उनको नष्ट नहीं कर सकते हैं। व्हेन दे आर थ्रोन हियर एंड देयर आफ्टर यूज, यूज के पश्चात उनको इधर-उधर यदि फेंक दिया जाए तो क्या होगा? दे कॉज सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन। मिट्टी में फेंका तो मिट्टी का प्रदूषण होगा, वाटर बॉडीज में फेंका तो जल का प्रदूषण होगा। समझ में आ गया? ये इनकी क्वालिटी बेकार होगी। व्हेन बर्न्ड, और अगर उनको ठिकाने लगाने के लिए हम जलाने की कोशिश करेंगे, पिघले तो गए, खत्म हो जाएंगे, खत्म नहीं होंगे, उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा, बट गंदी गंदी धुआं निकलेगी, पॉइजनस गैसेस निकलेंगी, जिससे एयर पोल्यूशन होगा। तो एयर, वाटर, सॉइल तीनों का पोल्यूशन इससे निश्चित है। ठीक है? तो हेंस, तो इसी कारण से क्या है, देयर यूज पोजेस अ सीरियस थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। हमारा जो पर्यावरण है ना, उसके लिए एक खतरा है। जितना ज्यादा इनका यूज होगा, तो पन्नियां वगैरह का यूज इसलिए सरकार ने बैन किया हुआ है, लेकिन फिर भी लोग धड़ल्ले से यूज करते हैं। तो आप सबको यही सलाह है कि मार्केट वगैरह जब भी जाएं ग्रोसरी लेने के लिए, तो वहां पे पॉलिथीन बैग्स वगैरह ना मांगे, अपना खुद का जूट का बैग वगैरह मार्केट जाते वक्त ग्रोसरी के लिए ले जाना चाहिए। समझ में आ गया? वहां से नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन फिर भी क्या है, लोग मानते नहीं है। चोरी छिपे क्या है, यूज किया जाता है, दुकानों में भी यूज किया जाता है खूब। तो कोशिश करें, हमारा पर्यावरण है, हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? तो कोशिश करें पॉलिथीन पैक्स का यूज कम से कम किया जाए। क्लियर है? अब हम देखेंगे इनके यूज को कम से कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक, तो ये हमारे कुछ कदम है, और हर एक को इंडिविजुअल लेवल पे प्रयास करना पड़ेगा प्लास्टिक के यूज को कम से कम करने के लिए क्या कदम उपाय है। तो पहला उपाय क्या है, मेक मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक पैटर्न। खुद से ठान लेना है कि हम प्लास्टिक को कम से कम यूज करेंगे, क्योंकि वेस्ट फेंकने से पर्यावरण का पोल्यूशन तो पक्का होगा। टेक योर ओन कॉटन और जूट बैग टू ब्रिंग मटेरियल्स फ्रॉम द मार्केट। मार्केट जाते हो तो खुद का या तो कॉटन का बैग ले जाओ, या जूट, जूट क्या होता है जिससे बोरी वगैरह बनती है ना, उसके बैग्स भी आते हैं आराम से। तो ये बैग घर के बने हुए कपड़े के खुद ले जाना मार्केट, उसी में सामान लाना। कोई शॉपकीपर जबरदस्ती देता है तो मना कर दो कि हमको नहीं चाहिए, आप भी पॉलिथीन को यूज मत करो। आस्क द शॉपकीपर टू यूज पेपर बैग। शॉपकीपर को बोलो पेपर बैग या क्लॉथ बैग में ही सामान दे, पॉलिथीन में न दे। आजकल कई देखना शॉपिंग मॉल्स, ग्रोसरीज होती हैं, उसमें या तो कपड़े के बैग्स देते हैं और पॉलिथीन वगैरह वो मना करते हैं, नहीं देते वो। ठीक है कि नहीं? डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उनको फेंकना नहीं है इधर उधर। पॉलीपैक्स हियर एंड देयर आफ्टर यूज। ठीक है, प्लास्टिक बैग हो गए, पॉलीपैक हो गए, फटे हुए टेढ़े बेकार हो गए, तो उनको इधर उधर फेंकना नहीं है। समझाएगा? रिसाइकलिंग के लिए दे दो, फेंकना नहीं है पर्यावरण में। अवॉइड स्टोरेज ऑफ ईटेबल्स इन प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स में लंबे समय तक खाने पीने की वस्तुएं रखने से उनका नेचर खराब होता है। समझ में आ गया? प्लास्टिक जो होते हैं रिएक्ट कर जाते हैं कई बार उनके साथ में, खाने पीने की चीजें के साथ में। तो प्लास्टिक बैग के अंदर खाने पीने की चीजों को स्टोर नहीं करना चाहिए, खासकर जब खाने की चीजें काफी गर्म हो, गर्म चाय वगैरह होती है, तो इसको जो होता है ना हमारे जैसे देखा होगा खाने पीने के जो हमारे कई बार दोने से आते हैं, या ट्रेस वगैरह आती हैं जो थर्मोकोल की बनी हुई होती हैं, तो उनमें गर्मा-गर्म भोजन हमको नहीं रखना चाहिए। समझ में आ गया? तो वो नुकसानदायक होता है। डू नॉट बर्न प्लास्टिक। हमको जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी हानिकारक पॉइजनस गैसेस भी निकलती हैं। ठीक है? तो ये कुछ हमारे क्या थे, प्लास्टिक्स को यूज को कम से कम करने के कुछ तरीके हैं। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो कुछ एक्स्ट्रा मैंने अपनी तरफ से नोट्स में डाले। अब कुछ आपके टेक्स्ट क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है? चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो देखते हैं क्या है। Why are certain fibers called synthetic fibers? कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर क्यों कहते हैं? सीधी बात है, सिंथेटिक मतलब मैन मेड। तो हमने बनाए, मनुष्य ने बनाए, इसलिए सिंथेटिक बोलते हैं। और किस चीज से बनते हैं वो बनते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, और इनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। तो देखो, सम फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैन, मनुष्य ने बनाए उनको यूजिंग केमिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम से जो मिलने वाले केमिकल्स है, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो समुद्र से हम निकालते हैं, उनसे मिलने वाले जो केमिकल्स है पेट्रोकेमिकल्स कहलाते हैं, उनसे बनाए जाते हैं। उनसे कई प्रकार के मेटल्स मिलते हैं, उन्हीं से हम क्या बनाते हैं, ये फाइबर्स बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। दे आर मेड बाय जॉइनिंग टुगेदर। अच्छा, कैसे बनते हैं? ये जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, इसमें कई प्रकार के छोटे 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 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनको हम मोनोमर कह सकते हैं। इन्हीं को रिपीटेडली लंबे लंबी चेन्स के रूप में जोड़ देते हैं। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ दिखाया मोतियों की एक माला है, समझना मेरी बात ध्यान से। अब ये एक मोती है, इसका एक और जोड़ दिया, एक और जोड़ दिया, एक और जोड़ दिया, एक और जोड़ दिया, और एक पूरी श्रृंखला बन गई मोतियों की। अब यहाँ पे सारे मोती एक ही जैसे, हम हो सकता है कि एक अलग रेड मोती और भी डाल देते, तो ए बी टाइप भी हो सकता है। तो एक सिंगल मोती एक सिंपल छोटा रिपीटिंग मॉलिक्यूल हो गया, जिसको मोनोमर कहते हैं। और ऐसे खूब सारे श्रृंखलाबद्ध तरीके से जोड़ दिए तो जो बड़ा मॉलिक्यूल मिलेगा हमको, इसको पॉलीमर बोलते हैं। समझ में आ गया? तो सिंथेटिक फाइबर हमारे ऐसे लंबे लंबी चेन्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ने से बनते हैं।
तो छोटी रिपीटिंग मॉलिक्यूल को मोनोमर कहते हैं और कंप्लीट फुल चेन बन गई लेंथ, इसको हम क्या बोल सकते हैं? पॉलीमर। तो ये पॉलीमर होते हैं। तो पॉली मींस मैनी और मर मतलब होता है यूनिट्स, ठीक है। ये देखो जैसे हमारी जो पेपर क्लिप है, एक पेपर क्लिप एक छोटा मोनोमर हो गया, एक और जोड़ दी, एक और जोड़ दी, एक और जोड़ दी, हमारी एक लंबी सारी चेन बन गई। तो इस प्रकार की चीजें हैं, समझ आ गया? तो सिंपल को हम छोटे मॉलिक्यूल को मोनोमर बोलेंगे, ये मोनोमर हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलते हैं और इनको जोड़ दिया लंबे चेन्स के रूप में। एक ही प्रकार के भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं क्या? सो कैसे बनते हैं? दे आर मेड बाय जॉइनिंग टुगेदर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स। छोटे यूनिट्स को जोड़ने से बनते हैं बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जोड़ सकते हैं, टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। तो छोटे यूनिट्स को मोनोमर बोलते हैं, लंबी चेन्स को पॉलीमर बोल देते हैं, ठीक है। तो कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल हम देख चुके हैं पहले भी, नायलॉन है, रेयन है, पॉलिस्टर है, एक्राइलिक है। अच्छा, इनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्राइलिक, ये तीनों सिंथेटिक फाइबर तो हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं। ये एकमात्र ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो बनाए तो मनुष्य ने है, बट ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूज नहीं करता। रेयन हम पता है लकड़ी के बुरादे, सेलुलोज, घास फूस, इससे बना सकते हैं। पेपर से, वेस्ट पेपर, इससे रेयन बन सकता है। लकड़ी का बुरादा जो होता है ना, वेस्ट लकड़ी, उससे बन सकता है। तो ये प्योर सेलुलोज मटेरियल है, नेचुरल मटेरियल से बन जाएगा, तो इसके लिए हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। तो इस मामले में ये जो रेयन है सिंथेटिक फाइबर, ये काफी अलग है बाकी तीनों से। बाकी तीनों पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं और इसका जो लुक्स है वो बिल्कुल सिल्क के जैसा होता है, सिल्क के जैसा मजबूत लुक आती है। लेकिन सिल्क बहुत ज्यादा महंगा होता है, सिल्क से कम 10 से 20 गुना ज्यादा सस्ता है। समझ में आ गया ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज का। चलिए आगे चलते हैं। ओके, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अभी जो बताया था वही आ गया, देखिए, टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर टिक करना है। रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स। जो बाकी सिंथेटिक फाइबर्स है उनसे थोड़ा सा अलग है रेयन। क्यों अलग है? चलिए, पहला क्या है? इट हैज ए सिल्क लाइक अपीयरेंस। तो सिल्क चमकीला होता है, शाइनी होता है। तो बाकी भी खूब सारे, पॉलिस्टर भी शाइनी है, सब में शाइन होती है, तो रेयन में भी शाइन है। तो ये एकमात्र सही नहीं है, समझ में आ गया? सिल्क लाइक अपीयरेंस होती है, ठीक है। अलग किस मामले में? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। बाकी सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं, ये किससे बनता है? लकड़ी का जो बुरादा है उसकी लुगदी, पेस्ट बना दिया जाता है, उससे बनता है, उसमें सेल्यूलोज होता है, तो उसी से हम इसको बनाते हैं, ठीक है ना। और तीसरा क्या है? इट्स फाइबर कैन आल्सो बी वोवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स की तरह इसको हम क्या है, इससे कपड़ा बना सकते हैं वीविंग करके। तो असली चीज क्या है? कपड़ा तो देखो सिंथेटिक से भी बन जाएगा, नेचुरल फाइबर से भी बन जाएगा, दोनों से बन जाएगा, ये अलग चीज है। इस मामले में क्या है? ये बाकी सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट है, वुड से बनता है जो कि नेचुरल प्रोडक्ट है, बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट। क्लियर? चलिए, तो ऑप्शन बी सही है इसमें, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। आगे चले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड। सही शब्द भरना है आपको, शब्द हेल्प के लिए दिए नहीं गए, अपने आप से भरना है। तो मैंने इसको थोड़ा ब्लू में कर दिया, डार्क। चलिए, पहला क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड। जो सिंथेटिक फाइबर्स है उनको और किस नाम से जान सकते हैं भाई? या तो आर्टिफिशियल बोल दो या फिर मैन मेड फाइबर्स बोल दो, ठीक है ना, मनुष्य के द्वारा बनाए गए, ठीक। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज, सिंथेसाइज तो बनाना, फ्रॉम रॉ मटेरियल्स कॉल्ड। चलो, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो रॉ मटेरियल से बनाए जाते हैं। कौन से रॉ मटेरियल से बनाए जाते हैं? जो कि हमको कहां से मिलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। उसके बाद लाइक सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर, ठीक है कि नहीं क्या। प्लास्टिक क्या है? वो भी क्या है? एक पॉलीमर होता है, ठीक है कि नहीं क्या। तो सिंथेटिक फाइबर्स के जैसी प्लास्टिक जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? पॉलीमर है, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे फाइबर्स बनते हैं छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ के, प्लास्टिक भी वैसे ही बनते हैं। क्लियर है ना? चलिए आगे चलें। ओके जी, अगला नायलॉन के बारे में देखो क्या पूछा है। गिव सम एग्जांपल्स व्हिच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रांग। कुछ उदाहरण देने हमको जिससे कि पता चले कि जो नायलॉन का फाइबर होता है बहुत मजबूत होता है, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए, आपने देखा होगा जो स्काई डाइवर्स होते हैं, स्काई जंपर्स होते हैं, एरोप्लेन्स वगैरह में चढ़ करके जब पैराशूट के माध्यम से कूद जाते हैं नीचे, तो पैराशूट से लटकने के लिए जो फैब्रिक बने हुए हैं और ये पूरा इसका जो मटेरियल है ये काफी मजबूत होता है, पूरे वजन को झेल जाता है ये, और स्ट्रॉन्ग हवा के थपेड़े लगने के बाद भी ये फटता नहीं है, ठीक है। तो एक तो इस चीज से पता लगता है कि काफी मजबूत है ये। और दूसरा, रोप क्लाइंबिंग, जो हम रॉक क्लाइंबिंग करते हैं ना, पहाड़ों पे चट्टानों पे चढ़ते हैं, तो देखो पतली पतली रस्सी यूज करते हैं और 100-100 किलो का वजन भी वो बहुत आराम से झेल जाती है, चट्टानों से इजीली घिसती भी नहीं है रगड़ खा के भी। बहुत बारीक बारीक डोरियां होती हैं, मोटा रस्सा नहीं ले जाते हैं, मोटा रस्सा होगा तो उसको कैरी करके कौन ले जाएगा, 50-60 किलो तो उस रस्से का ही वजन हो जाएगा, समझ में आ गया। तो पतली पतली डोरियां होती है जो अपने बैकपैक में इजीली रख सकते हैं, और क्या है, बहुत मजबूत होती है, पूरा वजन झेल जाती है, ठीक है। सो नायलॉन फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, रस्से बनाते हैं, और उन रस्सियों से क्या करते हैं, दे आर यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग रॉक, चट्टान पर्वतारोहण के काम में आती है, एंड आल्सो फॉर मेकिंग पैराशूट, पैराशूट भी बनाए जाते हैं, उसका ही फैब्रिक और प्लस ये रोप्स जो होती हैं।
दीज यूजेस, और ये जो यूजेस हैं इनमें खूब ज्यादा उनको खिंचाव झेलना पड़ता है। शो दैट नायलॉन फाइबर्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है खिंचाव झेलने की क्षमता, तो बहुत ज्यादा खिंचाव झेल सकते हैं, टूटते नहीं है और इसीलिए ये बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। ये यूजेस से पता लगता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ओके, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये थोड़ा टेबुलर फॉर्म में ज्यादा इजी रहेगा याद करना कि हमको डिफरेंस बताना है थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में। लेफ्ट साइड में थर्मोसेटिंग है, येलो में दिखा दिया मैंने, राइट साइड में थर्मोप्लास्टिक से ब्लू में दिखा दिया। चलिए, थर्मोसेट बता चुका हूं, ये हार्ड होते हैं, मोड़ेंगे एक बार तो टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं, सॉफ्ट नहीं होता। सो एक बार बन गया, इट कैन नॉट बी बेंट, मोड़ना उसको संभव नहीं। स्विच देखा होगा आपने, इलेक्ट्रिकल स्विच वगैरह जो होता है, कुकर का हैंडल होता है, उसको मोड़ने की कोशिश करेंगे मुड़ेगा नहीं, हैमरिंग करेंगे टूट जाएगा। सो कैन नॉट बी बेंट इजीली एंड ब्रेक्स व्हेन अप्लाइड फोर्स, फोर्स लगाने से टूट जाएगा। जबकि हमारा मग प्लास्टिक वगैरह देखना, मग प्लास्टिक का मग वगैरह, बकेट वगैरह, टब होते हैं, थोड़े बहुत बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, सो दे कैन बी बेंट इजीली। तुम्हारा जो प्लास्टिक का जो पेन आता है ना, यूजेबल पेन जो होता है 2-2 रुपए का आता है, उसको इजीली मोड़ सकते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद कैन नॉट बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग, इसको हीट करके हम मुलायम सॉफ्ट पिघला नहीं सकते, जबकि इनको हम कितनी भी बार हीट करते हैं बार बार सॉफ्ट हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद ये एक बार बन गए तो वंस मोल्डेड इनटू अ शेप, एक बार कोई शेप दे दी ना, इनको मोल्डिंग कर दिया, सांचे में ढाल दिया, कैन नॉट बी रिमोल्डेड, दोबारा रिमोल्डिंग नहीं हो सकती पिघला करके, जबकि कैन बी रिमोल्डेड रिपीटेडली, इनको बार बार रिमोल्डिंग कर सकते हैं, हर बार हीट करेंगे पिघल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। एग्जांपल इसका बेकलाइट है, मैंने बताया जिससे इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनते हैं, और इसके एग्जांपल पॉलिथीन हो गया, पीवीसी हो गया। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ओके, हमारे कुछ ये दो यूजेस बताए गए। सॉस पैन हैंडल्स, मैंने बताया ना, खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं जो गर्म हो जाता है जिनका हैंडल, उसके हैंडल जो होते हैं सॉस पैन के, वो बनाए जाते हैं किसके, किस चीज के बनाए जाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। कारण क्या, बेकलेट एग्जांपल बताया था ना मैंने, तो कारण क्या वो बताएंगे, तो बिकॉज ये क्या है, हीट का बैड कंडक्टर है, हीट को हमारे हाथों तक नहीं पहुंचाएगा। तो जो मेटेलिक पार्ट है उसके चारों तरफ ये प्लास्टिक हैंडल इसलिए लगाते हैं क्योंकि हीट वही रोक देगा, हमारे हाथ तक नहीं गई तो जलेगा नहीं हाथ हमारा। तो बिकॉज दीज प्लास्टिक्स डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग, एक तो हीट लेने से पिघलेगा नहीं, एंड आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, और हीट को कंडक्ट करके हमारे हाथों तक नहीं लाएगा, तो हमारे हाथ सुरक्षित रहेंगे, जलेंगे नहीं, ठीक है ना। कुकर वगैरह में भी यूज करते हैं। उसके बाद अगला है देखो, थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक्स होते हैं और कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक प्लग में। अच्छा, प्लग क्या होता है, जिसमें हम वो जो सॉकेट होता है ना, सॉकेट, सॉकेट तो होता है छेद जिसमें, और ऊपर से जो उसके अंदर जो हम फिट करते हैं ऊपर वाला प्लग कहलाता है। तो प्लग वगैरह बनाना है, 3 पिन प्लग हो गया, सॉकेट्स हो गए, प्लग बोर्ड हो गया, पूरा स्विच हो गए, ये सारी चीजें हम क्या, बेकेलाइट जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उससे बनाते हैं। क्यों, दीज आर मेड ऑफ बेकेलाइट, बिकॉज ये पुअर कंडक्टर, हीट का भी इलेक्ट्रिसिटी का भी। तो उसके अंदर जो भी हम फिटिंग करेंगे कॉपर वायर की, उससे तो करंट नहीं आएगा उसमें, और वो ना तो हीट से ज्यादा प्रभावित होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी से होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर से, तो इसलिए हम इनको यूज करते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रिसाइकलिंग का मतलब होता है एक बार हमने किसी भी सब्सटेंस को यूज कर लिया, यूज करने के बाद में टूट फूट हो गई, बेकार हो गया, यूजलेस हो गया, तो क्या उसको किसी जंक डीलर को, कबाड़ी वाले को देके फैक्ट्रीज में भिजवा करके उससे दोबारा उसको नया रूप दिया जा सकता है। ये प्रक्रिया रिसाइकलिंग कहलाती है, ठीक है ना, गिविंग इट ए न्यू शेप, मॉडिफिकेशन। जबकि बहुत सारे ऐसे हमारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो कुछ को तो रिसाइकल कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। क्या, तो हमको ये जो मटेरियल्स दिए गए हैं कैटेगराइज करना है, क्लासिफाई करना है, वर्गीकरण करना है कि क्या चीज रिसाइकल हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। तो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं ना, जो मोल्डिंग बार बार कर सकते हैं हीट करके, वो रिसाइकलेबल है, और जो थर्मोसेट होते हैं वो नॉन रिसाइकलेबल है। चलिए चेक करते हैं। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, ये बेकेलाइट से बनता है, नॉन रिसाइकलेबल। प्लास्टिक टॉयज, ये रिसाइकलेबल होते हैं, सॉफ्ट प्लास्टिक होता है, ये पीवीसी के बनते हैं। कुकर हैंडल, ये बेकेलाइट का, नॉन रिसाइकलेबल। कैरी बैग, पन्नी पॉलिथीन वगैरह हो गए, ये रिसाइकलेबल है, ये किससे बनता है, थर्मोप्लास्ट हो गया। बॉल पॉइंट पेन, ये थर्मोप्लास्टिक है, रिसाइकलेबल है। प्लास्टिक के बाउल्स जो होते हैं ये भी रिसाइकलेबल है, पीवीसी के बनते हैं। प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर, बिजली के जो तार होते हैं ना उसके ऊपर की जो कवरिंग आती है सॉफ्ट, वो भी पीवीसी का बनता है। प्लास्टिक चेयर पीवीसी की बनती है, सब रिसाइकलेबल है। इलेक्ट्रिक स्विच बेकलाइट का बनता है, नॉन रिसाइकलेबल। तो 3 चीजें हैं जो नॉन रिसाइकलेबल। एक तो टेलीफोन का जो इंस्ट्रूमेंट होता है हार्ड प्लास्टिक का बनता है, पिघल नहीं सकता, टूट गया तो फेंकना ही पड़ेगा। एक इलेक्ट्रिकल स्विचेस बेकलाइट के, और एक कुकर के हैंडल। तो देखेंगे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड कौन सा है, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, कुकर हैंडल, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ये तीनों बेकलाइट के बनते हैं। बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे किसके बनते हैं, पीवीसी, जो कि एक मोल्डेबल प्लास्टिक मटेरियल है। कैरी बैग जो होता है पॉलिथीन का बनता है। समझ में आ गया। तो ये थे हमारे सिंपल सा, जिनको रिसाइकल कर सकते हैं, जिनको रिसाइकल नहीं कर सकते। चलिए बहुत सिंपल सा है। राणा, पर्सन का नाम है राणा,
wants to buy shirts for summer, गर्मियों में पहनने के लिए उसको शर्ट खरीदनी है, ठीक है। should he buy cotton shirt, क्या उसको कॉटन की शर्ट खरीदनी चाहिए और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर या सिंथेटिक रेशे से बनी शर्ट खरीदनी चाहिए। उसको प्रॉपर सलाह दो और रीजन के साथ समझाओ कि कौन सी खरीदे क्यों खरीदे। तो अभी हमने पहले भी देख चुके हैं, सिंथेटिक फैब्रिक जो होता है पसीनों को सोखता नहीं है, हवा आर पार जाने नहीं देता, तो पसीना सूखेगा नहीं, चिपचिप करेगा, शर्ट चिपकेगी शरीर पे, तो अनकंफर्टेबल होगा, ठीक है। जबकि कॉटन शर्ट होता है ये एक अच्छा एब्जॉर्बर होता है पानी का, स्वेट का। हमारे शरीर पे अगर कोई भी पसीना आएगा तो कॉटन की शर्ट उसको तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगी और बाहर आउटर एटमॉस्फेयर को एक्सपोज कर देगी, पसीना तुरंत सूख जाएगा एंड वी विल फील कंफर्टेबल, ठीक है। और ये हीट और लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है, तो ठंडक देता है, ठीक है ना। सो देखो, राणा शुड बाय शर्ट्स मेड फ्रॉम कॉटन, उसको सूती कॉटन से बनी शर्ट ही खरीदनी चाहिए, वो भी हल्के कलर की, बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं होना चाहिए। डार्क कलर होगा तो लाइट को हीट को एब्जॉर्ब करता है, हल्के व्हाइट कलर होगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। इट इज बिकॉज कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, वाटर हो या पसीना हो उसको बहुत अच्छे से सोख लेता है, ठीक है ना। कॉटन एब्जॉर्ब स्वेट, स्वेट मतलब पसीना, ध्यान देंगे स्वीट नहीं कर देंगे, स्वीट मिठाई होती है SWEET, ठीक है। तो कॉटन एब्जॉर्ब स्वेट, पसीनों को सोखता है फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे शरीर से, एंड एक्सपोजेस इट टू द एनवायरनमेंट फॉर ड्राइंग, मतलब सुखाने के लिए जो हमारा आउटर एटमॉस्फेयर है हवा उसकी उसको एक्सपोज कर देता है, ठीक है। और हवा हवा टकराएगी हमारे गीले कपड़े से कॉटन के तो वो सूख जाएगा, ठीक है कि नहीं। क्या दिस कूल्स अवर बॉडी, तो हमारे शरीर से पसीना चला गया, इवेपोरेट हो गया, तो वो उससे कूलिंग इफेक्ट होता है एंड वी विल फील कंफर्टेबल, हमको थोड़ी सी राहत मिलेगी, अच्छा महसूस होगा, समझ में आ गया, आरामदायक लगेगा। तो कॉटन के कपड़े गर्मियों में पहनने के लिए आरामदायक होते हैं, सिंथेटिक फैब्रिक बिल्कुल नहीं होते। क्लियर है, चलिए आगे चले। ओके, अब कोरोजन मतलब होता है जंग लगना, बेकार होना, सड़ना, खराब होना केमिकल्स के कारण। तो कह रहा है गिव एग्जांपल्स, कुछ उदाहरण दो, टू शो दैट, समझाने के लिए, क्या प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, प्लास्टिक जो होते हैं वो इजीली खराब नहीं होते, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं इसके लिए। केमिस्ट्री लैब में यदि आप कभी विजिट करें तो वहां पे नॉर्मली बॉटल्स, कांच की बॉटल्स में कई प्रकार के केमिकल्स रखे जाते हैं। उन बॉटल्स की तो कैपेसिटी थोड़ी थोड़ी होती है, 200 ml आता है, लेकिन वो केमिकल जब बल्क में मंगाए जाते हैं ना तो बड़े बड़े जो कंटेनर्स आते हैं प्लास्टिक के आते हैं, 5 लीटर को एसिड मंगाना है तो प्लास्टिक के कैंस में आता है, समझ आ गया। तो प्लास्टिक के बर्तनों में वो एसिड रखते हुए भी प्लास्टिक के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो ये उसका नॉन कोरोसिव नेचर शो करता है, समझ में आ गया, ठीक है। हमारे घरों में भी कई प्रकार के क्लीनिंग केमिकल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। चलो आपने देखा होगा हार्पिक, देखा होगा ना, जो बाथरूम वगैरह में टाइल्स वगैरह को क्लीन करने के काम में आता है, सैनिटरी वेयर को क्लीन करने के, वॉश बेसिन को क्लीन करने के काम में आता है, ठीक है नहीं। क्या क्या हार्पिक, तो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है, एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो वो प्लास्टिक की बोतल में ही आता है, तो प्लास्टिक को खराब नहीं करता वो, समझ आ गया। देन उसके बाद एसिड्स होते हैं वो हमारे उसकी बोतल में आते हैं, उसके बाद फिनाइल हो गया, ये प्लास्टिक की बोतल्स में आ जाता है, ठीक है कि नहीं। क्या कई प्रकार के जो क्लीनिंग स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं क्लींसिंग के लिए जो काम में आते हैं वो सब प्लास्टिक की बोतल में आते हैं, वो मेटल के, धातु के कंटेनर में नहीं आते, समझ में आ गया। तो देखो प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, समझ में आ गया, वो सड़ते नहीं है, जंग नहीं लगती, एंड डू नॉट रिएक्ट इवन विद स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। उदाहरण क्या है, फॉर एग्जांपल द क्लीनसिंग केमिकल्स, जो सफाई के लिए जो हम केमिकल्स यूज करते हैं घरों में, एंड एसिड्स, एसिड भी यूज करते हैं टाइल्स वगैरह क्लीन करने के लिए, वी यूज एट होम्स आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स, इनको प्लास्टिक बॉटल में स्टोर करते हैं इंस्टेड ऑफ मेटल कंटेनर्स, धातु के उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, प्लास्टिक के नहीं करते, समझ में आ गया। तो इससे पता चलता है कि वो नॉन कोरोसिव होते हैं, क्लियर है। कई हमारी जो दवाइयां आती हैं मेडिकल स्टोर्स पे देखना, वो भी प्लास्टिक के कंटेनर्स में आते हैं, वो भी इजीली रिएक्ट नहीं करती, या तो कांच या फिर प्लास्टिक, की दो ही चीजें होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्या आगे, शुड द हैंडल ऑफ ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश, चलो सबके पास टूथब्रशों का यूज किया होगा। अब ये जो टूथब्रश है प्लास्टिक का बनता है, अब उसमें दो प्रकार की चीज है, समझते हैं ध्यान से। एक तो वो हैंडल जिसको हम पकड़ के ब्रश करते हैं, और एक वो जो माउथ के अंदर हिस्सा जाता है और जो रगड़ खाता है टीथ के क्रॉस, समझ में आ गया, टीथ के अगेंस्ट रगड़ खाता है। तो अब मुझे बताओ क्या दोनों का मटेरियल एक जैसा होना चाहिए? नहीं, जिस हैंडल को हम हाथ लगाते हैं पकड़ते हैं वो थोड़ा हार्ड होना चाहिए, मुड़ना नहीं चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए। जबकि जो ब्रिसल्स हैं जो हमारे दांतों से रगड़ खाएंगे, स्क्रब करेंगे, वो सॉफ्ट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, मुड़ने वाला होना चाहिए। इमेजिन करो कि वो भी अगर हार्ड हो तो छिल देगा हमारे मसूड़ों को, समझ में आ गया। तो पूछ रहा है क्या टूथब्रश का एक तो हैंडल और एक ब्रिसल्स, क्या दोनों का मेटल सेम हो सकता है क्या? एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए, नो, बोथ शुड बी मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स, दोनों क्या है, अलग अलग प्रकार के मेटल्स के बनने चाहिए। कैसे? द मटेरियल ऑफ हैंडल शुड बी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग,
हैंडल का मेटेरियल तो हार्ड और स्ट्रांग होना चाहिए, वो पीवीसी का बन सकता है। वेयर एज द मेटेरियल ऑफ ब्रिसल शुड बी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, और जो ब्रिसल्स होता है उसका मेटेरियल क्या होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, मुलायम और फ्लेक्सिबल, मुड़ने वाला होना चाहिए। समझ में आ गया? तो जिससे दांतों को कोई नुकसान ना हो, मसूड़ों हो और हानि ना हो। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ओके, अगला क्या है बताइए। देखिए, ये पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रेशे बनाते हैं ना मैन मेड फैक्ट्रीज वगैरह में, तो इससे हमारे जंगलों के संरक्षण में मदद मिलती है। एक छोटा सा कमेंट करना कि सही है क्या ये? बिल्कुल सही है। कैसे? क्योंकि अगर मान लो सिंथेटिक फाइबर यूज नहीं करेंगे तो नेचुरल फाइबर करेंगे, और नेचुरल फाइबर में क्या आता है, कॉटन, कपास, जूट, नारियल के रेशे से मिलता है, हेम्प होता है, सन, ये सारे के सारे हमको प्लांट मटेरियल से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। और अगर हमको नेचुरल फाइबर यूज करना पड़ेगा तो इन पेड़ों को तो काटना ही पड़ेगा, तो इससे जंगलों का विनाश होगा। समझ में आ गया? तो अगर हम नेचुरल फाइबर्स के स्थान पे सिंथेटिक फाइबर यूज कर लेते हैं तो जंगल कटने से बच जाएंगे। सिंपल सा तरीका है, ठीक है ना? सो द रॉ मटेरियल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स, मतलब जो हमारे प्राकृतिक रेशे होते हैं उनके जो रॉ मटेरियल्स है ना, कच्चा माल, इट मेनली कम्स फ्रॉम प्लांट्स। समझ में आ गया? कहां से मिलता है? हमको प्लांट से मिलता है। दिस मीन्स कटिंग ए लॉट ऑफ ट्रीज, और अगर हमको नेचुरल फाइबर्स यूज करेंगे तो बहुत सारे पेड़ों को हमको काटना पड़ेगा, जंगलों का नुकसान होगा। सो दिस लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन, तो इसी को हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, द रेकलेस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। ठीक है? अब क्या? बट रॉ मटेरियल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर मेनली पेट्रोकेमिकल्स, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनके जो रॉ मटेरियल्स है, कच्चा जो माल है, वो सब पेट्रोकेमिकल्स हैं, जो पहले से ही हमको खुदाई करके हम बहुत गहराई से समुद्रों से निकालते हैं। Hence, तो क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो जितना ज्यादा सिंथेटिक फाइबर यूज करेंगे उतने क्या है, हमको जंगलों के संरक्षण में मदद मिलेगी। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। ओके, अभी एक छोटी सी एक्टिविटी हमको शो करनी है। क्या शो करना है कि थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं ना, थर्मोप्लास्टिक, दे आर ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के, विद्युत के कुचालक होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं करते, प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है कि नहीं? तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है हमको। तो देखो, मैंने डायग्राम में समझाता हूँ मैं क्या है। हमको एक सर्किट बनाना है। सर्किट होता है क्लोज पाथ। इसके लिए हमको क्या चाहिए? एक तो बैटरी चाहिए। देखो ये दिखा रखी बैटरी है, दो सेल बोल सकते हैं इसको, बैटरी। ये हमारा एक स्विच है, की जिसको बोल सकते हैं। ठीक है? ये एक बल्ब है। ये हमको तार लेने, कनेक्टिंग वायर्स लेने कुछ, और एक हमको लेना है धातु का टुकड़ा, मेटल, कील ले सकते हैं, तार ले सकते हैं, कोई भी मेटल का टुकड़ा, स्पून, चम्मच ले लो, कुछ भी ले लो, स्टील। और एक हमने लिया थर्मोप्लास्टिक, तो एक हम छोटा सा प्लास्टिक के पेन का टुकड़ा ले लेंगे, प्लास्टिक का पेन ले लेंगे। ठीक है? पाइप ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है? बाकी चीज वो की वही है। समझ में आ गया? तो हमको क्या करना है कि हमने मेटल का, धातु का पीस लिया, एक तार को ऐसे जोड़ करके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, फिर बैटरी का दूसरे टर्मिनल से हमने एक और तार लेकर के हमने स्विच तक जोड़ दिया, स्विच का दूसरे एंड से लेकर के हमने बल्ब के एक एंड तक जोड़ दिया, बल्ब के दूसरे एंड से लेकर के हमने मेटल के दूसरे एंड तक जोड़ दिया। सर्किट कंप्लीट हो गया। अब स्विच को क्लोज करने का मतलब बीच में ये लाइन दिखाई गई है, और अगर लाइन हटा दूंगा तो स्विच ओपन हो गया। तो स्विच को जैसे क्लोज कर देंगे तो ये धातु ना, धातु ये क्या करती है? अच्छा कंडक्टर होता है। तो क्या होगा? यहां से करंट निकलेगा ना, तो फटाफट फ्लो करके वापस ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। और अगर बिल्कुल सर्किट कंप्लीट होता है, क्लोज पाथ, करंट फ्लो करेगा तो बल्ब जल जाएगा, ग्लो करेगा, रोशनी आ जाएगी। समझ में आ गया? अच्छा, अगर यहाँ पे हम एक बैड कंडक्टर लगा देंगे तो करंट यहाँ से चलते ही बंद, क्योंकि यहाँ से वो गुजर नहीं पाएगा। इस केस में देखो, यहाँ पे बैड कंडक्टर है ना, तो अभी सेम सर्किट यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने जैसे ही स्विच ऑन किया और करंट यहाँ से आकर के बंद, बस। तो इसका मतलब स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि आगे तो एक तरह से खाई आ गई, क्योंकि ये तो कंडक्ट ही नहीं करेगा। तो जब करंट ही नहीं फ्लो करेगा सर्किट में तो फिर बल्ब नहीं जलेगा। तो छोटी सी एक्टिविटी है जिसके माध्यम से हम क्या है, साबित कर सकते हैं कि जो प्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक, वो एक बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि मेटल अच्छा कंडक्टर होता है। तो इसके लिए क्या चाहिए? वी विल मेक ए सर्किट। सर्किट मतलब ये पाथ पूरा, ठीक है ना, क्लोज पाथ, टू शो दैट। तो हम सर्किट बनाएंगे क्या शो करने के लिए? थर्मोप्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो बेकार कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं करते, बैड कंडक्टर हैं। फॉर दिस वी नीड क्या क्या चाहिए? बल्ब दिख रहा है फिगर में, येलो कलर का, ये सम वायर्स, कुछ वायर चाहिए, कॉपर के ले लेंगे, एल्यूमिनियम के ले सकते हैं, बैटरी चाहिए, ये स्विच ले लेंगे, अ पीस ऑफ मेटल एंड ए प्लास्टिक पाइप। और इनको इस प्रकार से सर्किट में जोड़ देंगे, पूरे पाथ में, श्रेणी में जोड़ देंगे, जैसा मैंने फिगर में दिखाया है। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं, वहां भी मैंने फिगर ले लिया ताकि आपको दिखता रहे। ये सेम फिगर है हमारा। When we switch on the current, जब भी हम करंट को स्विच ऑन करेंगे तो क्या पाएंगे? देखिए केस 1 में we will observe that the bulb glows in case of metal। अगर मेटल पीस यूज किया तो बल्ब क्या है? जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? क्योंकि करंट फ्लो होगा सर्किट में। समझा कि एक अच्छा कंडक्टर है।
बट इट डज नॉट ग्लो इन केस ऑफ प्लास्टिक पाइप। लेकिन प्लास्टिक का पाइप है क्या है तो ये जलेगा नहीं। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं होगा, ये बैड कंडक्टर है। तो इससे पता लगा कि ये कुचालक नहीं, करंट को ले जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। सो पाइप के केस में ग्लो नहीं करेगा। तो दिस शोज दैट प्लास्टिक पाइप, समझ में आ गया, जो प्लास्टिक पाइप है जो कि थर्मोप्लास्टिक है, इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक है। क्लियर है? चलिए लास्ट हमारा क्वेश्चन हम आ पहुंचे हैं चैप्टर का। हमको मैच करना है दो कॉलम्स को, तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। इधर के लेफ्ट साइड में कॉलम ए में क्या लिखा हुआ है? पॉलिस्टर, ये एक सिंथेटिक फैब्रिक है। टेफ्लॉन, ये मैंने बताया था नॉन स्टिक कुकवेयर जो होता है ना, खाना भोजन चिपके ना, पैंस वगैरह जो होते हैं, तवा कढ़ाई, उसमें कोटिंग करते हैं टेफ्लॉन। कई बार प्रेस में भी करते हैं ताकि कपड़े पे प्रेस कर रहे हो तो कपड़ा ना चिपके, ब्राउनिश क्रीमिश ग्रेइश कलर की कोटिंग आती है। रेयॉन सिंथेटिक फाइबर है जो कि सिल्क जैसा होता है और ये वुड पल्प से बनता है। और नायलॉन जो होता है सिंथेटिक फाइबर, बहुत मजबूत, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्लियर है? पैराशूट फैब्रिक बनता है इससे, ठीक है। स्टॉकिंग सॉक्स वगैरह बनाई जाती है। चलिए तो हम देखेंगे पॉलिस्टर क्या आना चाहिए बताइए। उल्टा करते हैं, राइट साइड में पढ़ते हैं। प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, क्या बनता है वुड पल्प से? वुड पल्प से बनता है रेयॉन। क्लियर है? चलिए यूज फॉर मेकिंग पैराशूट स्टॉकिंग्स, पैराशूट एंड स्टॉकिंग, स्टॉकिंग होता है हमारे जो पैरों पे पहनते हैं ना, बड़ी बड़ी सॉक्स लेडीज वगैरह पहनती है पूरी, इसको स्टॉकिंग बोलते हैं। और पैराशूट फैब्रिक ये किससे बनता है? ये बनता है किससे? नायलॉन। ठीक है, तो लचीला होता है स्टॉकिंग बनाने के लिए, सॉक्स जैसा होता है, पूरे थाई तक हम पहनते हैं, तो स्टॉकिंग्स कहलाते हैं वो। तो ये क्या है? नायलॉन का बनता है क्योंकि स्ट्रेचेबल है मटेरियल। ठीक है, उसके बाद क्या है अगला? यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, कुकवेयर मतलब पकाने के बर्तन, नॉन स्टिक जो चिपकता नहीं है, स्टिक पता है लकड़ी ने मतलब चिपकता नहीं है जो, ठीक है, तो खाना चिपकता नहीं है इस पे, तो ऑयल कम डाल के भी हम भोजन आसानी से बना सकते हैं। तो ये किसका बनता है? टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। एंड फाइबर्स डू नॉट रिंकल इजीली, ऐसे फाइबर जिस पे आसानी से सलवटें नहीं पड़ती हों, ये पॉलिस्टर के बनते हैं। समझ में आ गया? तो इसका प्रॉपर करेक्टली मैच करने के बाद में जो हमारी टेबल है उसकी शक्ल कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी। पॉलिस्टर fabrics do not wrinkle easily, Teflon used to make non-stick cookware, rayon prepared by using wood pulp, and nylon used for making parachutes and stockings. Clear है? चलिए तो इसी के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है पूरा खत्म होता है। सभी बच्चों को आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आया होगा, सबने खूब इंजॉय किया होगा। आप लोग अच्छे से समझ के पूरा वीडियो देख करके एंड तक उसी के बाद इसको नोट करेंगे। ठीक है, और एक बार फिर जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपकी जानकारी में कोई हो तो उनको भी बता देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स चैनल के बारे में वीडियोस में मिलते रहें। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।